अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिवाइज़ करेंगे जो फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री थोड़े से टाइम में हम रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि पेपर से एक दिन पहले हमने कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने, और हम सारा कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो पढ़ते जाएंगे, जो छोड़ना होगा वो छोड़ते जाएंगे। तो इसके लिए आपने ये करना है, सबसे पहले अपनी बुक केमिस्ट्री की खोलें, पहला चैप्टर खोलें, पहला पेज खोलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर है हमारे पास। उसमें जो टॉपिक है एटम का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उन्होंने यही बताया कि एटम का वर्ड एटमोस से निकला है, जिसका मायने होता है इंडिविजिबल इसका मीनिंग होता है। और इसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पहले समझा जाता था कि एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस में सब डिवाइड नहीं होता, लेकिन अब ये समझा जाता है कि इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल। 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम का टॉपिक पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके एंड पे सिर्फ एक जो दी हुई है इंफॉर्मेशन के एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स होते हैं, ये पढ़ लेना इनफ है। इसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल वो चीज़ होती है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इसके लिए इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल होने के लिए 2 हमारे पास रूल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, दूसरा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है जो मोनोएटॉमिक होते हैं, जैसे हीलियम है। हीलियम मॉलिक्यूल है, ये एक से ज़्यादा एटम पे मुश्तमिल नहीं है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल है। इसके अलावा और मॉलिक्यूल्स की जो एग्जांपल है क्लोरीन है, Cl2, ओजोन है, O3, P4, S8, इस तरह के ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद जो अहम इंफॉर्मेशन दी गई है हीमोग्लोबिन के बारे में कि इट इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल फाउंड इन द ब्लड। इट हेल्प कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इज मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स। जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है वो 10,000 एटम से मिलके बनता है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 10,000 एटम से मिलके बन रहा होता है, और ये 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन का एटम होता है उससे ये 68,000 टाइम हैवियर देन होता है, ये हाइड्रोजन एटम से। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आयन है। आयन एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। ये सारा हमें पता होता है। जो पॉजिटिव होता है वो कीटायन होता है, नेगेटिव जो होता है वो एनायन होता है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव आयन्स की एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सल्फर वगैरह। और जो पॉजिटिव है इसके कुछ आयनिक स्पीशीज़ की एग्जांपल भी दी गई हैं, जैसे CO3 2- है, SO4 2- है, PO4 2- है, MnO4 1- है। तो ये वाले मॉलिक्यूलर आयंस हो गए। इसके बाद मॉलिक्यूलर आयंस का है। मॉलिक्यूलर आयंस वो होंगे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, यानी जो मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास रूल्स है मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस को मॉलिक्यूल कहने के लिए अगर वो रूल किसी आयन पे लग रहा होगा तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये करना है। इसके बाद यहाँ पे टेबल पे 3 एक एलिमेंट दिए हुए हैं, बल्कि 6 दिए हुए हैं। इन सब की ज़रूर पढ़नी है क्योंकि इनमें से कॉपर की एक दफ़ा पेपर में MD कैट के पेपर में आ चुकी है, सैम्पल पेपर में आ चुकी है, तो इसलिए इन सब की वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की 1.008 है, ऑक्सीजन की 15.99 है। पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। नियोन की है 20.179, और इसके बाद क्लोरीन की है 35.45, कॉपर की है 63.54, और यूरेनियम की है 238.028। ये यूरेनियम की है। इसके बाद आइसोटोप्स का टॉपिक, चाहे कुछ टॉपिक्स ये ऐसे भी होंगे जो सिलेबस में तो नहीं होंगे, लेकिन हमने उनको थोड़ा बहुत रीड आउट करना है ताकि हमारे पास कंसेप्ट मौजूद हो। अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ MCQs आ भी गए तो आइसोटोप के बारे में जो पहली लाइन लिखी हुई है कि डाल्टन की थ्योरी के मुताबिक जो कोई भी एटम होता है वो उसके तमाम एलिमेंट एटम ऑफ एन एलिमेंट वर कंसिडर्ड अलाइक, यानी सारे सिमिलर समझे जाते थे। लेकिन बाद में जो सोडे एक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने आइसोटोपी का ये जो फिनोमिना ये डिस्कवर किया था। उसने बोला था कि किसी एक एटम के डिफरेंट सब्सटेंस में एग्जिस्टिंग हो सकती है, जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। इसके बाद हमने इसमें ये याद रखना है कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, निकल के 5 होते हैं, कैल्शियम के 6 होते हैं, पैलेडियम के भी 6 और कैल्शियम के भी 6, कैडमियम के 9 होते हैं, और टिन के 11 आइसोटोप्स होते हैं। इसके बाद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप में से पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 238 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से
40 रेडियो आइसोटोप है। ये नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं, ये कितने आइसोटोप हैं? 280 आइसोटोप है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें से जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो 40 रेडियो आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए ये है कि जो हमारे पास अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के जरिए यानी जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए गए हैं वो हमारे पास अबाउट 300 के करीब हैं, वो हमारे पास 300 के करीब हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक का कि जो आइसोटोप विद मल्टीपल ऑफ 4 या फिर 4 या उसके मल्टीपल जिनका मैस होगा वो आइसोटोप ज़्यादा अबंडेंट होंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, 16 होता है इसका मैस। मैग्नीशियम है, ये भी मल्टीपल 4 है तो इसका 24 होता है। सिलिकॉन 20, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। कैल्शियम और आयरन, तो ये तकरीबन 5 आइसोटोप है। ये 5 मिलके 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। ये 5 आइसोटोप मिलके 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। ये 5 याद रख लें। ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है और हमारे पास आयरन है। ये 5 आइसोटोप हैं जो हमारे पास बनाते हैं 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसके बाद स्पेक्ट्रोमेट्री को ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में यही याद रख लें कि ये नंबर ऑफ़ आइसोटोप फाइंड करने के लिए यूज़ होती है, मॉलिक्यूलर मैस को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है और रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। ये 3 चीज़ें इसके बेसिक जो फंक्शंस हैं। और इसमें जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं वो इन वोलेटाइल स्टेट में यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास है एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करना है। जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। ये 2018 के MDCAT में क्वेश्चन आ चुका है कि जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है वो कौन सा होता है? एम्पेरिकल फार्मूला होता है। एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड करने के ये रूल्स है। रूल्स आपने वैसे अप्लाई तो नहीं करने होते जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते, क्योंकि MDCAT में इतना टाइम नहीं होता, तो आपने जल्दी जल्दी सोल्व करना होता है। लेकिन आपने रूल याद रखने के MCQs में रूल पूछ सकते हैं कि ये इसका रूल क्या है। और किसी भी एलिमेंट की ये एक और चीज़ है कि किसी भी परसेंटेज फाइंड करनी हो किसी भी एलिमेंट की, तो उसका फार्मूला है कि मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये उसकी किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए यूज़ होगा हमारे पास। तो इसके बाद है हमारे पास रूल्स, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के रूल्स वो हो गए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का जिक्र हुआ है, विटामिन सी का जिक्र, तो हमें उसका फार्मूला आना चाहिए क्योंकि वो MDCAT में इसका जिक्र कर सकती है और मोस्टली होता भी रहता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। इसमें 3:4:3 की रेशो होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इसमें रेशो कौन सी होती है? 3:4:3। ये कार्बन ऑक्सीजन की रेशो होती है C3H4O3। इसका फार्मूला है एस्कॉर्बिक एसिड का C3H4 और O3। ये एस्कॉर्बिक एसिड का हमारे पास फार्मूला है। उसके बाद कंबशन एनालिसिस है। कंबशन एनालिसिस में हमने जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला क्या है कि कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 12/44 × 100। और जो ऑक्सीजन की मैस फाइंड की जाती है वो डायरेक्टली नहीं फाइंड की जाती, वो इनडायरेक्टली फाइंड की जाती है कि कार्बन और हाइड्रोजन की मैस है। जैसे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने एक यही चीज़ याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना वो इक्वल होता है नंबर मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। ये नंबर सिंपलेस्ट नंबर रेशो होगी, वो जो सिंपलेस्ट रेशो होगी ना वो होगा ये n। तो n की वैल्यू अगर हमें दी हो तो हम एम्पेरिकल फार्मूला दिया हो, n की वैल्यू दी हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ मोल है। कंसेप्ट ऑफ इसमें ये जो चीज़ है कि हम किसी भी एटम को इंडिविजुअली मैयर नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो नियरली हम मैयर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल में कर सकते हैं। और मोल में जिस तरह PMC के दूसरे जो 2 सितंबर वाले पेपर में एक MCQ आया था तो उस हिसाब से भी इस तरह 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम इक्वल टू 1 मोल। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको सारे टॉपिक को रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर कंसेप्ट क्लियर हो हमारा। इसके बाद एवोगैड्रो नंबर याद होना चाहिए। ये अगर आपका मोल का कंसेप्ट क्लियर है तो एवोगैड्रो नंबर भी आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि आप थोड़ा सा कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे सुक्रोस है, सुक्रोस की आपको याद होनी चाहिए मैस कितनी है कि 340
2 ग्राम इसकी मैस होती है सुक्रोज की। इसके अलावा आपको ग्लूकोज की मैस याद होनी चाहिए 180 ग्राम है, क्योंकि जो बड़े बड़े कंपाउंड होंगे उनकी मैस आपको याद होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप वहाँ पे बैठ के इनकी मैस निकालते फिरें। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम 22.414 होता है। तो ये चीज़ मोलर वॉल्यूम, ये मोल से रिलेटेड ही कंसेप्ट है। जो मोल से रिलेटेड कंसेप्ट है वो एट अ टाइम आपकी क्लियर होनी चाहिए। स्टिक्योमेट्री है। स्टिक्योमेट्री में ये होना चाहिए कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं अगर होना चाहिए और तमाम रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, यानी इसमें तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो। स्टिक्योमेट्री की ये इसकी क्या लिमिटेशन है या खुसूसियत है। और ये जो स्टिक्योमेट्री होती है ये कॉमन फैक्टर होती है, इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, फायर वर्क्स में यूज़ होती है। जैसे फायर वर्क में कैसे यूज़ होती है कि वो कैलकुलेट करते हैं कि जो केमिकल्स मिक्स करने हों, और इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, कंबशन वगैरह में यूज़ होती है। और ये स्टिक्योमेट्री 2 वर्ड से निकला है। एक स्टिकियो होता है जिसका मायने एलिमेंट्री, और मेट्री का मायने होता है मेजरमेंट। एक ये चीज़ याद रख लें। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो किसी भी रिएक्शन में थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। जो थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन है उसमें मोस्टली जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो ज़्यादा होती है और एक्चुअल यील्ड हमारे पास कम होती है। तो ये चीज़ आप याद रख लें। इसकी परसेंटेज फाइंड करना याद रख लें। यील्ड के फार्मूला याद रख लें कि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड इंटू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। लास्ट डे हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़नी होती है, हमने सारा कंसेप्ट डीपली नहीं पढ़ना होता, क्योंकि लास्ट डे हमारे पास टाइम कम होता है और रिवीजन हमने फुल करनी होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है गैसेस का टॉपिक है। गैसेस में पहले लिखा हुआ है कि जो मैटर है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड सॉलिड, 4 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड सॉलिड गैस और प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करती है। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ है। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबको पता होती है, लेकिन बस ये एक लाइन अगर आपको नहीं पता तो ये देख लें कि व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस टेक प्लेस इट इज़ कॉल्ड जॉल थॉमसन इफेक्ट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स है, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट ऑफ प्रेशर ये ज़रूर पढ़ लें। प्रेशर का यूनिट जो पास्कल होता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होते हैं, और 760 टोर जो होता है वो इक्वल होता है कि 10, 13, 25 पास्कल के, और 1 पास्कल इक्वल टू 14.7 सी के इक्वल होता है। 14.7 सी के इक्वल होता है। और इसके अलावा हमारे पास गैसेस लॉ है। गैसेस लॉ जो है ये डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये चीज़ याद रखिए जो गैस लॉ है ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एंड प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड गैस लॉज। ये इसकी एक डेफिनेशन है। डेफिनेशंस मोस्टली बच्चे कंसेप्ट जिनके पास होते हैं वो डेफिनेशंस इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डेफिनेशंस भी आपने पढ़नी होती है। डेफिनेशंस आपने इसलिए पढ़नी होती है कि अगर वो लाइन दे दे, पूरी लाइन की डेफिनेशन दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये किसकी डेफिनेशन है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक दफ़ा डेफिनेशन पीएमसी दे चुका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो वो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करना है। तो ये इस तरह आपको डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और इसके बाद है एक MCQs अगर देख ले, अगर साइड पे अगर कोई लिखा हो जैसे व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन P ऑन x एक्सिस एंड PV ऑन y एक्सिस देन स्ट्रेट लाइन इन फॉर्म्स ऑब्टेन ऑन x एक्सिस लाइन इज। जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसको क्या कहते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। जैसे जब ये ग्राफ हम P और PV के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं तो इस लाइन को हम आइसोथर्म कहते हैं। और ये हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसमें आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझने में ये हेल्प करती है हमारी। इसी तरह ये कैन चेंज इट्स पोजीशन बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ये आइसोथर्म की पोजीशन चेंज हो सकती है अगर हम अपना टेम्परेचर को चेंज करें। आइसोथर्म मीन कॉन्स्टेंट हीट। इसके अलावा आइसोथर्म में कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, कुछ गैसेस की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में भी आपको सिर्फ उसका बेसिक फार्मूला रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ भी आपने रिवाइज नहीं करना। जनरल गैस इक्वेशन है। जनरल गैस इक्वेशन में भी आप सिर्फ फार्मूला देखें, PV इज इक्वल टू NRT। वैसे आपको आता होता है लेकिन एक दफ़ा देख लें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद एंड पे एक फार्मूला लिखा है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये फार्मूला पता चल गया है। और आइडियल गैस कॉन्स्टेंट। आइडियल गैस कॉन्स्टेंट इसको आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसमें आपने जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स की हेरा फेरी करके ज़रूर MCQs देते हैं। UHS तो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा देता रहे। तो अब PMC भी लगता है कि इसको फॉलो करेगा। तो देखें क्या होता है। इसको वैसे यूनिट्स को ध्यान रखे करना है कि जो ऐसा यूनिट है उसमें क्या होगा, जो दूसरे यूनिट है उसमें क्या होगा। जैसे जो सिंपल वैल्यू है जो गैस की ज़ुबान में लिखते हैं, जब हम गैसेस की बात करते हैं तो हम डेसीमीटर की बात करते हैं, ATM की बात करते हैं, पर केल्विन की बात करते हैं, पर मोल की बात करते हैं। तो तब हमारे पास जो इसका आता है वैल्यू 0.0821 0.0821, तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए 0.0821। और अगर हम इसी को mmHg यानी मरकरी में यानी टोर में कन्वर्ट करें तो ये 62.4 डेसीमीटर क्यूब टोर पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। और इसी को अगर हम कन्वर्ट करें कैलोरीज़ में तो 1.987 कैलोरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। और SI यूनिट्स में अगर बात करें हम तो SI यूनिट में 8.3143 होगा। SI यूनिट में वैसे बच्चों को याद होता है क्योंकि फ़िज़िक्स में भी SI यूनिट्स में दिया हुआ है जो थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है, तो इसलिए SI यूनिट में बच्चों को याद होता है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ गैस है, चाहे ये सिलेबस में है नहीं है, आपको इसका फार्मूला आना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछ ले, कोई भी किसी और चैप्टर में आ जाए तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए। जैसे D=PM/RT यानी PM एट रेस्ट, ये फार्मूला इस तरह याद रख सकते हैं, डेंसिटी PM/RT। इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। और डिफ्यूजन और अफ्यूजन पढ़ लें। डिफ्यूजन और अफ्यूजन से नाम क्वेश्चन ज़रूर उठाता है और बाकी PMC का नहीं पता मुझे। और अफ्यूजन की डेफिनेशन देख लें कि स्प्रेडिंग ऑफ जो अफ्यूजन ऑफ गैस इज मूवमेंट थ्रू एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग इनटू रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो दिस टाइप ऑफ एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अफ्यूजन, ये अफ्यूजन होती है। और दिस स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट ड्यू टू कोलिजन। जो अफ्यूजन होती है याद रखें कि अफ्यूजन जो होती है ये कोलिजन की वजह से नहीं हो रही होती, ये कोलिजन की वजह से नहीं हो रही होती, बट ड्यू टू टेंडेंसी टू स्केप वन बाय वन। ये उनकी टेंडेंसी पे डिपेंड करती है कि वो कितनी आसानी से स्केप होते हैं। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर हैबिचुअल इन कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ वेसल्स व्हेन अ मॉलिक्यूल अप्रोच जस्ट इन फ्रंट ऑफ ओपनिंग इट इंटर्स द अदर पोर्शन ऑफ द वेसल। तो जो अफ्यूजन में आपने पॉइंट याद रखने हैं, ये क्या है कि ये कोलिजन की वजह से नहीं हो रही होती। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज है। इसमें जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें बर्नौली, क्लासियस, बोल्ट्जमैन, काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट का जिक्र किया हुआ है। वैसे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूज़लेस पैराग्राफ है, लेकिन इसके जो पोस्टुलेट्स हैं ऑल 8 पोस्टुलेट्स हैं, इसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि एक आध पोस्टुलेट पूछ लेते हैं MDCAT में। तो पहला जो है वो एवरी गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का, इसको स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं मूव, ये हैज़र्डली करते हैं। ये तीसरा पोस्टुलेट ये सबसे अहम है, ये UHS में 2-3 दफ़ा आ चुका है कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जो प्रेशर होता है ये कोलिजन की वजह से होता है बिटवीन वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल्स के साथ जो कोलिजन होती है उसकी वजह से प्रेशर हो रहा होता है। द कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इससे रिलेटेड, ये जो परफेक्टली इलास्टिक वाली लाइन है इससे रिलेटेड एक MCQs पूछ चुका है PMC भी, उसमें थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का जिक्र था। तो आपको इलास्टिक कोलिजन के बारे में पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये उधर कंसेप्ट यूज़ होना है। और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, नेचुरल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये जो 6th पोस्टुलेट है ये इसका पोस्टुलेट नहीं, इसका ज़्यादा यूजेबल नहीं है ये पोस्टुलेट, अब इसका निगलेक्टेड है। तो द मोशन ऑफ इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूल बाय ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअल कोलिजन बिटवीन देम। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें RMS वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो याद रखें कि CRMS इज इक्वल टू √3RT/m या फिर 3PV/m। ये इसके जो फार्मूलाज हैं 3RT/m या फिर 3PV/m। इसके बाद 3KT/m, इसका ये भी फार्मूला बन जाता है 3KT/m अंडर द रूट। तो ये इसके फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा है कि दिस इक्वेशन इज क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो VRMS वाली इक्वेशन है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये लॉ वगैरह रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम अगर आपने पढ़ना ही है तो इनके ये जो फार्मूलाज डिराइव किए हुए हैं ये पढ़ ले। जैसे PV इज इक्वल टू 2/3KT, तो ये फार्मूलाज पढ़ ले। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है, इसमें भी सिर्फ आप काइनेटिक एनर्जी का 3RT/2n ये फार्मूला पढ़ लें, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंड पे एक उन्होंने वैल्यू दी हुई है कि एनी हाउ करंट अटेम्प्ट्स हैव रिजल्टेड टेम्परेचर एज लो एज 10⁻⁻5 केल्विन, के जो अभी तक सबसे लोएस्ट टेम्परेचर अटेंड है वो कौन सा 10⁻⁻5
ये वाला 10⁻⁵ केल्विन जो लोएस्ट अटेन्ड टेम्परेचर है अभी तक। तो ये वाली ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज में आपको सिर्फ यही पढ़ना काफ़ी है कि ये गैसेज नॉन आइडियल कब होती है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है, तो ये क्या होती है, नॉन आइडियल होती हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम की दी हुई है कि इनमें सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद नाइट्रोजन है, और सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल हमारे पास कौन सी है, हीलियम गैस है जो सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमारे पास नॉन आइडियल यहाँ पे कौन सी है, हीलियम है, उसके बाद हीलियम है सबसे पहले, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, और सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल है। सबसे ज़्यादा आइडियल ये, सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कि काजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये पढ़ लें कि वॉल्यूम करेक्शन का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम करेक्शन का क्या यूनिट होता है, और प्रेशर करेक्शन का फार्मूला और उसका यूनिट क्या होता है। कि वॉल्यूम करेक्शन जो होता है B = 4 VMM, ये आपको पता होना चाहिए। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये एक दफ़ा इस तरह UHS पूछ चुका है, तो उसमें 1 मोल का जिस ऑप्शन में वर्ड एब्सेंट था तो वो ऑप्शन रॉन्ग था, तो इस तरह ये आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद प्रेशर करेक्शन आ जाता है हमारे पास, और उसका भी आपको फार्मूला और ये सारा कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद है कि जो लीस्ट आइडियल कौन सी है, लीस्ट आइडियल गैस वो होगी जिसकी मैथ ज़्यादा होगी, जिसकी मैथ ज़्यादा होगी वो लीस्ट आइडियल होगी। तो मैथ से पहले आपने ए और बी की वैल्यूज़ के हिसाब से देखना है कि नाइट्रोजन जो है उसकी ए की वैल्यू ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा लीस्ट आइडियल है देन ऑक्सीजन, तो ये पॉइंट याद रख लें। उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा है, प्लाज्मा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारे पास लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ये चैप्टर भी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें इसको कि इसका जो इंट्रोडक्शन वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला पेज है इसको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस डाइपोल फोर्सेस है इसकी एग्जांपल देख लें, और इसमें ये लाइन लिखी होगी थर्मल एनर्जी काजेज द मॉलिक्यूल नॉट टू हैव परफेक्ट अलाइनमेंट, तो ये एक चीज़ है। इसके बाद है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसको डी बाई फोर्सेस भी कहते हैं, और इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इसके बाद इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है जिसमें दोनों नॉन पोलर होते हैं, और ये वेरी शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस होती हैं। और ये this movement of electron causes the dipole to vanish as quickly as they are formed, anyhow a moment later dipole will appear in different orientation। फॉर एग्जांपल अगर पहले इस ओरिएंटेशन में है तो फिर इस ओरिएंटेशन में बन जाएगा, फिर इसमें बन जाएगा, यानी इनकी ओरिएंटेशन हर सेकंड बाद चेंज होती रहेगी। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, तो ये लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड करती है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लोड ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है। इसके बाद ये पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करती है, स्पेशली ये पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर कि जब भी हमारे दिमाग में ये आते हैं, हमारे दिमाग में वर्ड आ जाता है हैलोजेंस का, हैलोजन से रिलेटेड ये बात है, डायरेक्टली हैलोजन से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक चीज़ है हमारे पास लोन पेयर और दूसरी चीज़ है हमारे पास हाइड्रोजन एटम। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं या जो चीज़ कम है तो उतने बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल दो हमारे पास लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर एक लोन पेयर है, दो हाइड्रोजन है, फिर भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इन दोनों चीज़ों के हिसाब से करना पड़ेगा। इसके बाद है हमारे पास वाटर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ दो और आपस में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और HF जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसको ब्रेक करना आसान नहीं होता, ब्रेक करना आसान नहीं है, इसलिए ये वीक एसिड है, यानी ये एसिड अच्छा नहीं है, ये इस वजह से ये एक वीक एसिड है हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये सिलेबस में हो ना हो लेकिन आपने इनको थोड़ा बहुत रीड करना है, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स से ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, दूसरे चैप्टर्स के कंसेप्ट आइडियाज़ एक दूसरे में मिलते जुलते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आपको पढ़नी है। स्ट्रक्चर ऑफ वाइज सारा थोरोली रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाई 2 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। उसके बाद है कि ये मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, ये चीज़ याद रख लें। इसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल टेम्परेचर होता है इसका, और इसकी जो डेंसिटी होती है पहले इंक्रीज़ करती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देन डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है, ये इसका एक्सेप्शन बिहेवियर है। और आइस का जो क्रिस्टल की शेप होती है, जो इसका क्रिस्टल होता है वो क्या, इसके क्रिस्टल की शक्ल होती है क्यूबिक, इसका क्रिस्टल होता है क्यूबिक, और जो इसकी ओवरऑल शेप होती है वो होती है
हेक्सागोनल, ओवरऑल शेप हेक्सागोनल होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ये चीज़ें याद रखने के, जो आइस होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होती है। आइस की जो शेप होती है हेक्सागोनल होती है, और आइस का जो क्रिस्टल होता है वो क्यूबिक क्रिस्टल होता है, यानी क्यूबिक या फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है जो इसकी शक्ल कभी भी ऑक्टाहेड्रल नहीं होती, इसकी शक्ल हेक्सागोनल होती है, और ये चीज़ आपको दोबारा पता होनी चाहिए। इसके बाद है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स टायर्स, ये वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवेपोरेशन वाला प्रोसेस है, इवेपोरेशन को सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इसकी डेफिनेशन देख लें। उसके बाद इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, और जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो देख लें कि व्हेन लिक्विड इज इवेपोरेटेड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, तो एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इवेपोरेशन जिस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो सारे फैक्टर्स एक दफ़ा देख ले। वेपर प्रेशर आ गया, वेपर प्रेशर को भी ज़्यादा फोकस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यही देखना है कि इसमें वेपर प्रेशर में लिक्विड और वेपर स्टेट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रही होती हैं, और वेपर प्रेशर डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, डिपेंड करते हैं टेम्परेचर ज़्यादा वेपर प्रेशर ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा वेपर प्रेशर कम, और नेचर पे ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करते हैं कि डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट वेपर प्रेशर होता है। और वेपर प्रेशर इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये सारा पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाला वेपर प्रेशर, ये वाली एक लाइन लिखी हुई है लास्ट पे पेज के लिखी हुई है, देयर इज़ इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम 4.579 torr to 9.20 torr for change in temperature from 0 to 10 degree centigrade, or there is change in vapor pressure from 527.8 torr to 760 torr for change in temperature from 90 degree centigrade to 100 degree centigrade। ये वाला पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है इस टॉपिक के एंड पे, आइसोपेंटीन हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर और ग्लिसरॉल हैज़ लोएस्ट वेपर प्रेशर। सबसे जो हाईएस्ट वेपर प्रेशर है, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर हमारे पास किसका है? आइसोपेंटीन का जो वेपर प्रेशर है सबसे ज़्यादा है, और जो हमारे पास ग्लाइसरॉल है इसका वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है? सबसे कम है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, टेबल को भी आपको सही तरह पता होना चाहिए कि ये ऊपर सबसे पहले आइसोपेंटीन लिखा है, इथाइल ईथर लिखा है, क्लोरोफॉर्म लिखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा है, मर्क्यूरी लिखा है, ग्लाइसरॉल लिखा है, ग्लाइसरॉल का सबसे कम, आइसोपेंटीन का सबसे ज़्यादा। तो ये आपको टेबल पता होना चाहिए, चाहे आप किसी ट्रिक से याद करें या वैसे याद करें। वैसे जैसे मुझे पता है इस टेबल के बारे में, वो यही है कि GM एस्टेब्लिश चैट कंटेनिंग आइसोपेंटीन, GM established चार्ट कंटेनिंग आइसोपेंटीन। ये चीज़ें, ये सबसे कम ग्लाइसरॉल का है, ग्लाइसरॉल से ज़्यादा मरकरी का है, मरकरी से ज़्यादा इथानॉल का है, इथानॉल से ज़्यादा कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से ज़्यादा क्लोरोफॉर्म का है, और सबसे ज़्यादा आइसोपेंटीन का है। GM एस्टेब्लिश चार्ट कंटेनिंग आइसोपेंटीन। लेकिन ये याद रखेंगे, मैंने ये हिंट बता दिया, लास्ट डे आपने कोई भी हिंट, कोई भी नई चीज़ नहीं याद करनी होती है, आपने सिर्फ अपनी पुरानी चीज़ें रिवाइज करनी होती है। आगे मैनोमेट्रिक मेथड आपने ज़रूर रीड करना है, क्योंकि PMC इसमें से MCQs दे रहा है। PMC ने जैसे ये वाला MCQ दे रहा है कि कूलम ऑफ मर्करी इन मैनोमीटर फेसिंग द वेपर्स ऑफ लिक्विड इज डिप्रेस्ड था। ये कौन सा था? तो डिप्रेस्ड उसमें बेस्ट ऑप्शन था, तो ये डिप्रेस्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये पंजाब की बुक की लाइन है। तो ये वाला MCQs आ चुका है, तो इसको, ये सारे टॉपिक को आपने सारा ही रीड करना है कि मैनोमेट्रिक मेथड इज कंपेरेटिवली एन एक्यूरेट मेथड, लिक्विड हुज वेपर प्रेशर इज टू बी डिटरमाइंड इज टेकन इन अ फ्लास्क प्लेस्ड इन थर्मोस्टेट, वन एंड of the tube from the flask connected to the manometer and other end connected to vapor pressure vacuum pump। एक मैनोमीटर से दूसरी वैक्यूम पंप से the liquid is frozen with help of freezing mixture and space above the liquid is evacuated। जो लिक्विड के ऊपर वाली स्पेस होगी वो इवैक्यूएट कर दी जाएगी, लिक्विड को फ्रीज़ किया जाएगा। उसके बाद लिक्विड को डीफ्रीज़ किया जाएगा ताकि सारी एयर रिमूव की जाए। उसके बाद दोबारा फ्रीज़ किया जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट किया जाएगा जब तक हमारी सारी एयर रिमूव नहीं होती। उसके बाद लिक्विड को वार्म किया जाएगा। वार्म उस टेम्परेचर पे करना है जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, यानी जिस पे हमने वेपर प्रेशर फाइंड करना है। और फिर जो मरकरी के कूलम की हाइट होगी, जो वेपर प्रेशर की दोनों, जो मैनोमीटर की दोनों लिम्स की मरकरी की जो हाइट होगी, उससे हम वेपर प्रेशर डिटरमाइन कर सकेंगे। जो उसकी मरकरी के कूलम की ट्यूब होगी, जो लिक्विड वाली साइड पे होगी वो डिप्रेस्ड होगी, और जो दूसरी साइड पे होगी वो ज़्यादा ऊपर होगी। वो लिक्विड वाली साइड पे डिप्रेस्ड इसलिए होगी क्योंकि वो वेपर प्रेशर को भी फेस कर रही है। उधर साइड से दो तरह के प्रेशर है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक वेपर प्रेशर, दो प्रेशर को फेस कर रही है, इसलिए वो थोड़ी डिप्रेस्ड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में आपने सिर्फ
इसकी डेफिनेशन को देख लें और ये देख लें कि बॉइलिंग पॉइंट कुछ लिक्विड्स के हैं, जैसे हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद है हमें एथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट याद होना चाहिए 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। और डाईथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ये सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ये वाला पैराग्राफ भी आपने तकरीबन सारा ही पढ़ने की कोशिश करनी है, स्पेशली ये सेकंड पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल वाटर शो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड 120 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1489 टोर। 120 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे होते हैं, 1489 टोर पे होते हैं। और ये बॉइल्स करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड शो करता है 23.7 टोर पे। 98 डिग्री सेंटीग्रेड मरी में होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और माउंट एवरेस्ट पे बॉयल एट 69 डिग्री सेंटीग्रेड एट 323 टोर्स। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना। इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, लिक्विड कैन बी मेड टू बॉयल ए लो टेम्परेचर वेयर दे कैन बी डिस्टिल्ड इजीली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन हैज़ मैनी एडवांटेजेस, इट डिक्रीज द टाइम फॉर डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड इट्स इकोनॉमिकल बिकॉज लेस फ्यूल इज रिक्वायर्ड। ये वाली इसकी वैक्यूम डिस्टिलेशन की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है ग्लाइसरॉल जो बॉईल करते हैं 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करते हैं, लेकिन अगर हम इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज़ करें तो इसको हम 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर सकते हैं जब हम एक्सटर्नल प्रेशर 50 टोर हो जाए। तो ये करना है। एनर्जेटिक्स फेज चेंज ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल कंसेप्ट की बातें। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा रीड कर लें, अगर पढ़ा है तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होते हैं ये लिटल इफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर होते हैं। इनमें निग्लिजिबल ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी होती है। इनमें मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। सॉलिड का जो इंट्रोडक्शन है कि रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज होती है। इनमें जो फोर्सेज होती है कोहेसिव फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं। और सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें डेफिनेट अरेंजमेंट होती है और अमोर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती, यानी नो डेफिनेट अरेंजमेंट होती है जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ये वैसे तो सिलेबस का ओवरऑल पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ रीड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में होना चाहिए कि जिनकी जियोमेट्रिक शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है, 3 डिमेंशनल शेप होती है, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है, लेकिन जो दूसरे सॉलिड्स अमोर्फस होते हैं उनका डेफिनेट नहीं होता। और एनआइसोट्रोपिक होती है इनमें, यानी ये पैराग्राफ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको ये पता होना चाहिए इनकी एक प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रोपिक, इनमें सिमेट्री होती है। इनकी एक प्रॉपर्टी है हैबिट ऑफ क्रिस्टल, इनकी एक प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म और एक प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस बीएमसी का फेवरेट टॉपिक है, इसमें से वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ दे रहा है, अबाउट 2 एमसीक्यूज़ हर पेपर में दे ही रहा है। तो ये सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल इसका लैटिस। किसी भी क्रिस्टल में एटम्स की जो सिस्टमिक अरेंजमेंट होती है उसको हम लैटिस कहते हैं। और जो क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस इज अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। वो अरेंजमेंट है जो रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अरेंजमेंट है जो रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स कहाँ पे, आयंस कहाँ पे, मॉलिक्यूल्स कहाँ पे हैं। तो ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस होता है। क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको यूनिट सेल कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस एट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटायर क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। और क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन है, ये 7 क्लासिफिकेशन है। इनको अगर पहले याद किया है तो एक दफ़ा दोबारा पढ़ ले, अगर याद नहीं किया तो इस टॉपिक को छोड़ दें। इसके बाद आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आ गया। क्लासिफिकेशन में आयनिक सॉलिड्स हैं। आयनिक सॉलिड्स की आप 2 मिनट लगा के सारी प्रॉपर्टीज़ एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि ये फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत रिन्यू करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आयन्स आर अरेंज इन वेल डिफाइंड जियोमेट्रिक पैटर्न और आयनिक क्रिस्टल्स आर वेरी स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। आयनिक क्रिस्टल डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, ये इंडिविजुअल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की शेप में एग्जिस्ट नहीं करते। इसके अलावा ये आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज शो करती है। इसमें जो चीज़ आपने सही तरह पढ़नी है वो स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड है। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड में इसका कोऑर्डिनेट नंबर जो है वो 6 है, और आपने देखने के हर फेस से, हर जगह से कितने क्लोरीन और कितने सोडियम जो है वो शेयर हो रहे हैं। तो ये वाला आपने
ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, बस आपने जो आपने हाईलाइट किया हो ना कि सोडियम का इतने कैलोरीन 6 कैलोरीन होते हैं हर सोडियम के गिर्द, हर फेस के कितने कैलोरीन है, टोटल ओवरऑल जो कॉर्नर के कैलोरीन है वो 1 कैलोरीन शेयर हो रहा है, और फेस के जो टोटल कैलोरीन शो हो रहे हैं 3 है, और टोटल 4 कैलोरीन शेयर हो रहे हैं एक यूनिट सेल में, और हर एक सोडियम की 6 कैलोरीन है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं या वंडरवाल फोर्सेस होती है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर से सॉलिड्स होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स आप याद रख लें कि आइस में होते हैं और शुगर में होते हैं। आइस में होते हैं ये ड्राई आइस होती है उसमें होते हैं, शुगर में होते हैं ये शुगर जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा ये पोलर्स में भी होती है और नॉन पोलर्स में भी होती हैं, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आयोडीन की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 271.5 पिकोमीटर कब है और 266.6 पिकोमीटर कब है। जब गैस में हो गए तो 266.6 किलोमीटर, और जब सॉलिड में हो गए तो 271.5 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप आ गए मेटेलिक सॉलिड्स का आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ एक नज़र देख लें तो इनाफ है, बाकी अगर वो भी ना देखें तो फिर भी काम चल जाएगा। और आपने ये जो लास्ट पे एक टेबल दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड, इसको ज़रूर पढ़ना है, चाहे सारा चैप्टर मिस कर दे, लेकिन ये वाला जो टेबल एंड पे दिया हुआ है इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। इस टेबल को, इस टेबल में मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड की जो स्ट्रक्चरल पार्टिकल होते हैं वो केटाइन होते हैं प्लस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयनिक में केटाइन और एनाइन होते हैं, लेकिन मेटेलिक में केटाइन्स प्लस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एक्सेप्शन है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एटम होते हैं नोबल गैसेस के, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेटवर्क जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो उसमें एटम्स होते हैं। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक मोड होता है। आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। जो आयनिक होते हैं ना वो नॉन रिजिड होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये पंजाब की बुक की लाइन है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नॉन रिजिड होते हैं या सिर्फ नॉन डायरेक्शनल। तो ये नॉन रिजिड भी होते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी होते हैं। तो ये आयनिक सॉलिड्स हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल इसमें से एक आ चुकी है नाम्स के पेपर में, लास्ट ईयर के शायद पिछले साल या उससे पिछले साल के नाम्स के पेपर में इसकी एक एग्जाम्पल आई हुई थी, मेटेलिक सॉलिड्स की थी। शायद सोडियम पूछा हुआ था या मैग्नीशियम पूछा हुआ था, तो उन्होंने पूछा हुआ था कि ये कौन सा सॉलिड होता है। तो जो सिंपल मेटल्स होंगी, जो मेटल्स फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप मेटल्स होंगे ये मेटेलिक सॉलिड्स होंगे, और जो आयन्स होंगे जैसे NaCl है, NaNO3 है, MgO है, ये आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नोबल गैसेज आती हैं। इसके बाद है जो CH4 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, P4 आता है, यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है नेटवर्क सॉलिड में डायमंड आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इसकी मशहूर एग्जाम्पल है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इंट्रोडक्शन है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ये इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ा हुआ है तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज ये पढ़ लें। कैथोड रेज जो होती है ये नेगेटिवली चार्ज होती है, ये पता होता है। ये produce a greenish fluorescence on striking the wall of glass tube. These rays also produce fluorescence in rare earth and minerals. When placed in the path of these rays, aluminium glows red and tin stone glow yellow. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ की जो लिखी हुई है कि जो टीन हमारे पास होती है उसका कौन सा कलर शो होता है, येलो शो होता है। और जो हमारे पास एलुमिनियम होती है वो कौन सी कलर में ग्लो करती है, रेड कलर में ग्लो करती है रेड कलर में। उसके बाद है ये cathode rays cast a shadow when opaque object is placed in their path. This proves that they travel in straight line perpendicular to the surface of cathode. ये चीज़ आपने याद रखनी है। cathode rays can revive a small pedal wheel placed in their path, ये पता होना चाहिए आपको। और ये गैस को आयनाइज कर सकती हैं। इसके अलावा ये केमिकल चेंजेस कर सकती है, और क्योंकि ये रिड्यूसिंग इन नेचर होती है। इनका नेचर कौन सा होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर होती है। ये कौन से नेचर की होती है, रिड्यूसिंग इन नेचर। दे कैन काज केमिकल चेंज। और ये एलुमिनियम या किसी भी गोल्ड फॉइल या एलुमिनियम फॉइल से इजीली पास कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेनी है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, जिसने डिस्कवर की वो पढ़ लेना है। अपरेटस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज भी सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये सिलेबस
सिलेबस में हो या ना हो, इनको थोड़ा बहुत पढ़ लें, क्योंकि जो फिज़िक्स का चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिज़िक्स है, उसमें इनकी थोड़ी बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास है मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी E/m वैल्यू 1.75। ये E/m वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको वैसे ही आती होती है, और इनकी AMU में भी मैथ्स आनी चाहिए। जैसे प्रोटीन की मैथ्स होती है 1.0073 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की 1.0073 न्यूट्रॉन की 1.0087, इलेक्ट्रॉन की 5.458 इंटू 10⁻⁴। तो ये आपको पता होनी चाहिए। रदरफोर्ड का मॉडल और प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका नेक्स्ट टॉपिक भी आप छोड़ दें। इसके बाद जो आपने पढ़ना है वो आपने स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में से एक MCQs आ भी चुका है PMC के MTCAT पेपर में 2021 में, 2021 में जो अभी हुआ है पेपर, उसमें एक ये जो सन का जो लाइट एमिटेड बाय सन है वो कौन सा है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम उसका करेक्ट ऑप्शन था, तो वो आ चुका है एक MCQ। स्पेक्ट्रम को आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हैज़ टू टाइप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर्स कैन नॉट बी मार्क्ड, द कलर डिफ्यूज इन ईच अदर, वन कलर मर्ज इनटू अनदर कलर विदाउट एनी डार्क स्पेस। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज रेनबो। इट इज़ obtained from the light emitted by the sun और इलेक्ट्रिक लाइट सॉलिड्स, यानी इलेक्ट्रिक लाइट से या फिर जो सन से अमिट हो रही होती है लाइट, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है। यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हम जिन चीज़ों से डील करते हैं वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे पास बल्क सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे पास बल्क सब्सटेंस होते हैं। और उसके बाद एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम आ जाते हैं, इसको भी आपने सारा पढ़ना है। इसमें भी एक MCQs PMC पूछ चुका है। वो जो सोडियम कंटेन कलर लाइन, कौन से कलर की लाइंस होती हैं सोडियम में, तो वो भी यहाँ से पंजाब की बुक से ही आए। वो शायद फिज़िक्स में उन्होंने पूछा है MCQs, फिज़िक्स में पूछा है, फिज़िक्स में या बायो में, शायद बायो में पूछा है, लेकिन वो MCQs प्रेजेंट, उसका जो आंसर केमिस्ट्री में प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें इस तरह आपने करना है कि आपने जहाँ जो टॉपिक नजर आए उसको पढ़ लेना है कि वन एन एलिमेंट इस कंपाउंड इज वोलाटाइज्ड ऑन अ फ्लेम एंड लाइट इज एमिटेड सीन थ्रू द स्पेक्ट्रोमीटर, वी सी डिस्टिंक्ट लाइंस सेपरेटेड बाय द डार्क लाइंस। और ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम के लिए वोलाटाइल स्टेज में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन ओनली 2 येलो लाइंस। सोडियम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उनमें सिर्फ 2 येलो लाइंस होती है जो एक डेफिनेट डिस्टेंस से सेपरेटेड होती है एक दूसरे से। और जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट डिस्टेंसेस पे लाइंस होती हैं। जब जैसे जैसे उनकी वेवलेंथ कम होती जाती है वैसे उनका डिस्टेंस भी डिक्रीज़ करता जाता है। आखिर में जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। ये पढ़ना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने एक्सरेज वाला कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने नेक्स्ट जो पढ़ना है टॉपिक पे आना है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है ये आपने देखना है कि ऑर्बिटल की आपने देखनी है डेफिनेशन क्या है। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज़ 95% चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। कितने चांसेस हैं? 95%। ये PMC आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। वो 99 दे दे, आप कह दें हाँ 99 ही होगा, 99 नहीं 95 है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और ये भी एक The orbital can be regarded as spread of charge surrounding the न्यूक्लियस। ये इसकी एक डेफिनेशन है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर है, फिर भी आपने डेफिनेशंस रीड करनी है, क्योंकि डेफिनेशंस में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो लाइंस में मार खा जाते हैं। तो द ऑर्बिटल कैन बी रिगार्डेड एज स्प्रेड ऑफ चार्ज सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वांटम नंबर दिए गए हैं, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता। पहला सबसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसको n के साथ शो करते हैं। और ये K L M N शेल ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको 0 से शुरू करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से। और जो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करते हैं प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर के। जो पहला ऑर्बिटल है, जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी तो वो ऑर्बिटल शार्प S ऑर्बिटल होगा। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी वो प्रिंसिपल हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी वो डिफ्यूज्ड हो जाएगा, डबल शेप्ड हो जाएगा। और 3 हो जाएगी तो वो फंडामेंटल यानी F हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास
जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर SPDF के बारे में बताते हैं कि स्फेरिकल होगा या कौन सा होगा, ये इनके बारे में बताते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, एंड पे स्पिन क्वांटम नंबर आपने अच्छी तरह रीड कर लेना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह बल्कि रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ सिंपल सा देख लेना है कि स्पिन, अगर कोई आपको लाइन इसमें मुश्किल लगती है, जैसे ये 2 साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, ये नाम पढ़ लेने, क्योंकि पहले तो UHS वगैरह तो नहीं देता था, PMDC थी ना जब, तब वो साइंटिस्ट के नेम्स और इस तरह की चीज़ें देने से अवॉइड करते थे। लेकिन अब PMC सारा कुछ दे रही है, तो आपको सारा कुछ ही पता होना चाहिए। शेप ऑफ ऑर्बिटल आ गया। शेप ऑफ ऑर्बिटल में आपको पता ही है कि जो S शेप है ये स्फेरिकल होता है, P शेप जो नंबर शेप होता है इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। शेप ऑफ D ऑर्बिटल में जो है ना, आपको D ऑर्बिटल का ये पता होना चाहिए, इसका एक DXY होता है, एक DYZ होता है, एक DXZ होता है, और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। इसमें DX स्क्वायर या DY स्क्वायर कोई भी अकेला ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑफ प्रिंसिपल, पोलिस एक्सक्लूजन, हंट्स रूल, ये रूल्स आपने एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लेने, क्योंकि इन रूल्स में बच्चों को कन्फ्यूजन होती रहती है। ये हंट्स रूल है, जैसे कि इफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देयर, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन रेदर देन पुटिंग देम इन सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। तो एक ये हो गया। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, अपने काफ़ी देर इसकी प्रैक्टिस की हुई है। केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, इसको आपने फर्स्ट ईयर में ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं देनी। जो सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर होगा ना, उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ चंद एक सिलेक्टिव टॉपिक करने हैं। जैसे पहला टॉपिक एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फार्मेशन है। इसमें आपको सिर्फ यही पता है कि जब भी कोई बॉन्ड फार्म होता है तो वो विद डिक्रीज इन एनर्जी होता है, यानी जब भी कोई बॉन्ड फार्म होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बॉन्ड फार्म विद डिक्रीज इन एनर्जी, ये चीज़ें। इसके बाद रेडिया आ जाता है, ये नहीं पढ़ना। एटॉमिक साइजेज में ना ये नेक्स्ट पेज पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, ये पढ़ने हैं आपने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एटम नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो इवन एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये MCQs भी आ चुका है PMC में। द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम, फॉर दिस रीजन द साइज ऑफ एटम में चेंज फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर, तो साइज ऑफ एटम चेंज हो सकता है। कोवलेंट रेट ये आगे आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बुक लेंथी होती है। तो आपने थोड़ा इस पर अपना टाइम बचा के ना आपने इसको सेकंड ईयर में पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आप सारा टाइम लगा देंगे तो आप बोर हो जाते हैं फर्स्ट ईयर पढ़ते पढ़ते। तो फर्स्ट ईयर पे आपने ये काम नहीं करना कि बोर हो जाए। इसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड्स है। टाइप ऑफ बॉन्ड्स का सारा अंदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन रिजिड होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ये कभी भी 100% नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो आयोनिक करैक्टर होता है वो सीजियम फ्लोराइड में होता है। सबसे ज़्यादा आयोनिक करैक्टर सीजियम फ्लोराइड में है, जो 92% है, 92% होता है। इसके अलावा जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसमें 72% होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड आ गया। कोवलेंट बॉन्ड 100% हो सकते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड 100% कभी भी नहीं हो सकता। कोवलेंट एक पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, सिंपल सी बातें ये आपको पता होनी चाहिए। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में आपको परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करैक्टर निकालनी आनी चाहिए कि परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करैक्टर, जब कोवलेंट करैक्टर निकालने का पूछे तो ऊपर कोवलेंट बॉन्ड लिखने, नीचे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लिखने, मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की परसेंटेज निकाले तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लिखने, ऊपर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और नीचे कोवलेंट बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह इसकी परसेंटेज निकल आनी है। इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में आखिर पे 4 लाइंस हैं, वो लाइंस आपने ज़रूर पढ़नी है कि ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस जो होते हैं, जो प्राइमरी अमाइन होते हैं, सेकेंडरी अमाइन होते हैं, टर्शरी अमाइंस होते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा जो PH3 है ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज के लिए ये भी याद रख लीजिए कि NaBH4 CuSO4.5H2O और NH4Cl, इनमें हर तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। NaBH4 और CuSO4.5H2O और NH4Cl, इनमें हर तरह का यानी आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवलेंट भी होते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं। इसके बाद थ्योरीज आ गई। थ्योरी को जो रिटन चीज़ें हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका बस नेक्स्ट पेज पे जो टेबल दिया हुआ है वो पढ़ ले कि AB2 टाइप में लीनियर होता है तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर 3 AB3 हो जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर जो उसमें अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो जाए तो वो बैंड शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बैंड शक्ल का एंगल लेस देन 120 होता है। और AB4 में टेट्राहेड्रल होता है, अगर वो
एक लोन पेयर हो तो वो लेस देन 20 ट्राइगोनल पायरामिडल, वो एक पायरामिड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जैसे वो इजिप्ट के पायरामिड्स हैं ना, उस तरह की उसकी शेप बन जाती है। और अगर 2 लोन पेयर हो तो वो बैंड शेप बन जाती है। इसके अलावा आपने कुछ एंगल्स याद रखने हैं, जैसे वाटर में जो एंगल होता है वो 104.5 होता है, वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5। इसके अलावा NF3 नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड इसमें 102 का एंगल होता है, और NH3 में 107 का एंगल होता है, और H3O इसमें 109.5 का एंगल होता है, और H2S में 92 का एंगल होता है। ये जो मैंने अभी एंगल बताए नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए फिर भी। तो नेक्स्ट हमारे पास वेल्स बॉन्ड थ्योरी है। वेल्स बॉन्ड थ्योरी के कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिंपल पता है, हाइब्रिडाइजेशन पता होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ना आई थिंक टाइम वेस्ट करनी है। और आगे MOT है, MOT को थोड़ा सा पढ़ लें, मतलब अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर इसको भी पढ़ा है तो इसके भी आपके कंसेप्ट होते हैं। बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो बॉन्ड लेंथ पे। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा वो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। और बॉन्ड एनर्जी जो होती है ये डज़ नॉट डिपेंड अपॉन शील्डिंग इफेक्ट, ये शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है हमारे पास। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर पे, यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए ज़्यादा होगी, डबल के लिए उससे कम, और सिंगल के लिए सबसे कम। ये बॉन्ड ऑर्डर से सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने अगर बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड लेंथ दोनों में से कोई एक टॉपिक कर लिया, आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाने हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ लोन पेयर से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करैक्टर से, और पोलैरिटी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बॉन्ड एनर्जी के बारे में था। डायपोल मोमेंट का सारा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायपोल मोमेंट का बस थोड़ा सा अगर आपके पास कंसेप्ट है तो इनफ है, इसको ज़्यादा इसको मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एंड पे एक टॉपिक आता है कि दी इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इन ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक लिखा है, उसमें नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड है। तो इसमें वो लाइन लिखी है कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल और नॉन रिजिड होता है। तो ये बच्चों को कंसेप्ट में थोड़ा सा मसला होता है, तो ये पढ़ ले। थर्मोकेमिस्ट्री नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारे पास। थर्मोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सब्सटेंस कुछ रिएक्शंस की आपको एनर्जी याद होनी चाहिए। अगर पहले याद की है तो उसको रिवाइज कर ले, अगर नहीं याद की तो इसको छोड़ दे। आपने कुछ भी नया याद नहीं करना होता लास्ट डे में, क्योंकि ये नुकसानदेह होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो एनर्जी है -393.7 है। वाटर की फार्मेशन के लिए जो होती है -285.58 किलो जूल पर मोल है। अमोनिया के लिए -41.6 किलो जूल पर मोल है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कंसेप्ट होता है आपको। स्टेट सराउंडिंग एंड ये स्टेट फंक्शन और सिस्टम सराउंडिंग वगैरह ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी आपके पास कंसेप्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आ जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आपको ये बस फार्मूला देख लें कि जो इंटरनल एनर्जी होती है इक्वल टू QV, आपने ये कैसे डिराइव किया ये थोड़ा सा देख लें कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट प्लस वर्क के इक्वल होती है। और जब जो हम यहाँ पे वर्क ले रहे हैं वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क ज़ीरो हो जाना है, तो जो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी वो इक्वल हो जाएगी QV के, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो गया। उसके बाद इंथाल्पी को आपने देख लेना है कि इंथाल्पी भी इंटरनल एनर्जी की तरह ये भी इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस PV के, क्योंकि इंथाल्पी स्टेट फंक्शन है तो हम इसका चेंज फाइंड करते हैं, तो इन सब के साथ डेल्टा लगा लेंगे। और जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो डेल्टा में उसमें वॉल्यूम का चेंज निगलिजिबल होता है, और इसको हम एट कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं। और सॉलिड्स और गैस लिक्विड्स में इसका चेंज निगलिजिबल होता है, तो उसमें डेल्टा H बराबर आ जाता है डेल्टा E के। तो इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आता है डेल्टा H इज़ इक्वल टू QV। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद इसको हमने देख लिया। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख ले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है एंडोथर्मिक भी होती है, बस ये देख लिया। फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो भी एक्सोथर्मिक भी होती है एंडोथर्मिक भी होती है। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ग्लास कैलोरीमीटर है।
बॉम कैलोरीमीटर, इसमें आपको इनका अपरेटस वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस यही सिंपल सी याद रखनी है, इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है कि Q = MS डेल्टा T या Q = C डेल्टा T, तो इस फार्मूले को अप्लाई करना सीख लेना है। और दूसरा जो बॉम कैलोरीमीटर है वर्क करता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास हैसेस लॉ आ जाता है। हैसेस लॉ का जो अगर पहला पैराग्राफ अगर पहले नहीं कभी पढ़ा तो पढ़ लें, अगर पढ़ा है यानी आपको पता है कि इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड की और वो बोरोन ऑक्साइड की बात हो रही है, यानी वो रिवायती बातें हो रही है, तो आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लें क्योंकि डेफिनेशंस आपने पहले इग्नोर की होती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं बोर्न-हाइबर साइकिल। बोर्न-हाइबर साइकिल यूज़ टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। ये बाइनरी कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। और लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये आपने डायरेक्टली लैटिस एनर्जी याद कर लेनी है, बाकी इसका कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो -787 किलो जूल पर मोल है। -787 किलो जूल पर मोल इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आगे नेक्स्ट चैप्टर आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें पहला पेज है, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात की गई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ये दोनों जब ये वाटर बनाते हैं तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन अगर हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर ले जाएँ तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल भी हो जाता है। इसके बाद इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाती है, ज़ीरो नहीं होती, कांस्टेंट होती है, ये चीज़ याद रख लें। लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होता है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी आपको निकालने आते होते, अगर पहले आपकी इसकी प्रैक्टिस है तो ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डे में आपने सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जिसमें आपको थोड़ा बहुत मसला हो, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये फार्मूला देख लें, Kp = KCRT डेल्टा एन = मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये एप्लीकेशन ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये एप्लीकेशन में मोस्टली बच्चों को, बल्कि ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन ही होती है इन एप्लीकेशन में। जैसे पहली एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दी रेशो, जब इनकी रेशो कम हो, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की रेशो कम हो, इट इम्प्लाइज दैट मोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। जब रेशो ज़्यादा हो तो रिवर्स होता है, जब रिएक्शन कम हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जब रेशो इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम होती है। इसके अलावा एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन है, ये भी देख लें। एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन में अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर बहुत कम है तो वो बहुत स्लो चल रहा है, और अगर बेहद कम है तो इसका मतलब है वो हो ही नहीं रहा तकरीबन। इसके बाद ली शैटलियर प्रिंसिपल है। ली शैटलियर प्रिंसिपल का अगर आपको कंसेप्ट है तो ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, ये आपने सिलेबस में है, ये नहीं है। इसमें से कुछ पॉइंट्स देख लें क्योंकि ये काफ़ी रिलेटेड टॉपिक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। इसके अलावा ये ली शैटलियर प्रिंसिपल से डायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक के कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होते हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं, ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना कि बाय कंटिन्यूअल विड्रॉ ऑफ अमोनिया, ये वाले तो आपको आते होते हैं। इसकी आपने हीट देख लेनी है कि -92.46 किलो जूल। और एंड पेज पे जो एंड पे लिखा हुआ है ना कि नियरली 13% ऑफ ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज अकम्पनाइड बाय इंडस्ट्रियली थ्रू द हैबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस सिंथेसाइज अप्रोक्सीमेटली 110 मिलियन टन ऑफ अमोनिया इन द वर्ल्ड। ये 110 मिलियन टन अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। अबाउट 80% ऑफ इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये आपने देख लेना है। आयनिक प्रोडक्ट वगैरह ये वाला आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसमें ये एक लाइन मौजूद है जो शायद इस पेपर में आ भी चुका है, MCQs। इफ़ द वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीज almost 70 times when the temperature is increased from 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करे तो Kw की वैल्यू इंक्रीज़ करती है 75 टाइम्स। ये आपने देख लेना नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद आपने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स वगैरह ये चीज़ें नहीं देखनी। फिर आपने ये देखना है कि वीक एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, जिसकी Ka वैल्यू लेस जिसकी लेस देन 10⁻³ हो, 10⁻³ से लेस देन हो, वो वीक होता है। 1 to 10⁻³ हो जिसको, वो मॉडरेट होता है। और जिसकी 10⁻³ से ज़्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये 3 चीज़ें आपने देखनी है। परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड, ये फार्मूला देखने की, अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज्ड ओवर अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है। इसको सारे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है इसका लास्ट पे देख लें। कॉमन आयन इफेक्ट हैव एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ बफर्स। तो ये इस तरह की बातें PMC पूछ लेता है, तो आपने सिर्फ वही चीज़ें देखनी है जो PMC पूछ सकते हैं। बफर सोल्यूशन आगे, बफर सोल्यूशन सिलेबस में हो या ना हो आपने ये ज़रूर पढ़ना है क्योंकि इसका कॉमन आयन इफेक्ट के साथ सारा रिलेशन है। अगर इसका कंसेप्ट है तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सोल्यूबल आयनिक कंपाउंड, इसमें आपने
एक आध MCQs प्रैक्टिस किया होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, तो इसको ये चीज़ रख ले कि KSP की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिसोसिएशन से। जितनी डिसोसिएशन ज़्यादा उतनी KSP ज़्यादा। इसी तरह जितनी डिल्यूशन ज़्यादा, ये ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ जो है उसके मुताबिक जितनी डिल्यूशन ज़्यादा उतनी KSP की वैल्यू ज़्यादा। डिल्यूशन ज़्यादा होगी, डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, KSP की वैल्यू ज़्यादा होगी। और एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट या डिटर्मिनेशन ऑफ KSP फ्रॉम सोल्यूबिलिटी, इसमें जो लाइन लिखी हुई है दूसरी लाइन है कि द ग्राम्स ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये चीज़ याद रख लें कि ये काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुकी है कि व्हाट इज़ KSP, तो ये इट इज़ ग्राम ऑफ सल्यूट्स पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस तरह ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो आता है वो सोल्यूशंस का चैप्टर है। सोल्यूशंस का चैप्टर सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो है हमारे पास, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन है। यहाँ पे ये चीज़ आपने देख लेनी है। बस आपको ये थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर से आपने कुछ नहीं करना। PMC ने इस दफ़ा ना एक MCQ दिया हुआ है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशंस है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन होती हैं, टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों मोलैलिटी से रिलेटेड होती हैं। तो ये MCQ इससे रिलेटेड आया हुआ था, तो ये आपने देख लेना है। जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट होता है ना, उसको KB से शो करती है, और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट होता है उसको KF से होता है। ये मोलर नहीं, मोलल लफ्ज़ है, मोलल। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास आता है ये चैप्टर का, बस यही आपने देख लेना, इसको ज़्यादा मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको पता होता है कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड कर